नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत एक टॉपिक आता है 18वीं सदी का भारत है, उसके बारे में आज बात करेंगे और एग्जाम में इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। जो 18वीं सदी का भारत है उसको भी हम आगे विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस टॉपिक के अंतर्गत आर्थिक जीवन या अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं कि जो 18वीं सदी में जो व्यक्ति थे उनकी अर्थव्यवस्था कैसे थी, उनका आर्थिक जीवन किस पर निर्भर करता था। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है किसी व्यक्ति को अपने जीवन यापन करने के लिए किसी क्षेत्र में जो व्याप्त संसाधन होते हैं ना, उसका प्रयोग किस प्रकार से करता है और कैसे अपने जीवन का निर्वाह करता है। तो अर्थव्यवस्था में हम वो देखते हैं। फिर हम इसके अंतर्गत देखते हैं समाज कि 18वीं सदी में एक समाज कैसा था, उस समाज में धर्म किस प्रकार था, वहां पे भेदभाव होता या नहीं होता उसके बारे में देखते। एक महिलाओं की स्थिति के बारे में देखते, उस समय की शिक्षा की कौन सी प्रणाली थी उसके बारे में देखते, उस समाज में कौन सी बुराइयां व्याप्त थी, कौन सी रूढ़िवादी जो प्रथाएं थी उनके बारे में देखते। तो मुख्यतः हम समाज के बारे में, समाज में धर्म देख सकते हैं, वहां पे भेदभाव होता है या नहीं होता वो देखते हैं, एक महिलाओं की स्थिति के बारे में देखते हैं, शिक्षा की कौन सी प्रणाली थी उसके बारे में देखते हैं। तो समाज के अंतर्गत हम धर्म, वहाँ पे जो भेदभाव होता भेदभाव के बारे में देखते हैं, वहाँ पे महिलाओं की स्थिति क्या थी वो देखते हैं, शिक्षा किस प्रकार की थी, जो उस समय समाज में व्याप्त बुराइयां थी उनके बारे में देखती, कौन सी जो रूढ़िवादी परंपराएं थी उनके बारे में देखते हैं। फिर हम उस समय समाज में चित्रकला किस तरह विकसित हुई थी, कौन से चित्रकार थे उसके बारे में पढ़ते थे, जिसमें आपके हम मुगल काल के चित्रकार ले सकते हैं और जो राजपूत शैली के जो चित्रकार थे उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। फिर स्थापत्य कला के बारे में देखते कि 18वीं शताब्दी में कौन से भवनों का निर्माण हुआ, कौन से किलों का निर्माण हुआ, उनकी स्थापत्य कला कैसी थी, कौन से जो मंदिरों का निर्माण हुआ उनकी स्थापत्य कला कैसी थी। मुख्यतः हम 18वीं शताब्दी में जो भारत था उसमें हम इनमें विभाजित करके देखते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपके प्री के लिए नहीं बनता है, आपके यहाँ से प्रश्न जो निबंध के रूप में बनता है। आप अगर यूपीएससी मेंस की तैयारी करते हो या आरएस मेंस की तैयारी करते हो तो यहाँ से प्रश्न बनता है। तो आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक देख के उसकी विशेषता पूछ सकता है, या आपको कह सकता है कि इसके बारे में 50 शब्द या 100 शब्द लिख सकते हो। आपको आर्थिक व्यवस्था के बारे में पूछ सकता है, या आर्थिक व्यवस्था देख के 18वीं सदी में पूछ सकता है कि 18वीं सदी या वर्तमान की जो आर्थिक व्यवस्था इसकी तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, या प्राचीन भारत के किसी एक वंश की देख के तुलनात्मक अध्ययन पूछ सकता है। समाज में स्थिति पूछ सकता है कि 18वीं सदी में महिलाओं की स्थिति किस प्रकार थी, जो वर्तमान में महिलाओं की स्थिति किस प्रकार है उसका तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, ये पूछ सकता है। या पूछ सकता है कि उस समय जो धार्मिक भेदभाव होता, क्या अब वर्तमान में धार्मिक भेदभाव होता, आप कहाँ तक सहमत हो, ऐसे करके आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो आज हम 18वीं सदी में जो आर्थिक जीवन, किसी व्यक्ति को अपने जीवन यापन करने के लिए जिन संसाधनों का प्रयोग करना पड़ता है वो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, उसके बारे में हम आर्थिक जीवन अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे। तो किसी व्यक्ति के आर्थिक जीवन को चलाने के लिए या जीवन निर्वाह करने के लिए जिन संसाधनों पर वो निर्भर करता है वो अर्थव्यवस्था में आता है। और उस समय की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती थी। लगभग सभी व्यक्ति कृषि कार्य में लगे हुए थे, तो एक बड़ा हिस्सा कृषि करती। तो इसके अंदर हम कृषि के बारे में देखते हैं। उद्योग
धंधे के बारे में देखते हैं। तो 18वीं सदी में मुख्यतः ब्रिटिश शासन भारत में स्थापित हो चुका था। तो हम थोड़ा सा ब्रिटिश सरकार के बारे में बात करेंगे कि किस तरह उसने अपने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। और ब्रिटिश सरकार से पहले भारत की में कृषि क्या थी, उद्योग धंधे क्या थे, और ब्रिटिश सरकार के शासन स्थापित करने के बाद में व्यवस्था कैसी थी, जिससे कि आपको तुलनात्मक अध्ययन हो जाएगा और सही ढंग से बारे में पता चल जाएगा। अगर हम बात करें तो लगभग 1600 में यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आई, जिसमें आपके पुर्तगाल है, डच है, अंग्रेज है, डेनिश है, फ्रांस व्यापार करने के उद्देश्य से आई। फिर जब कंपनियां भारत में आई, अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की, फिर इन कंपनियों में आपसी मतभेद होने लगे, व्यवसाय के लिए आपसी लड़ाई होने लगी, और इन सभी कंपनियों को हराकर एक ईस्ट इंडिया अपनी सर्वोच्च बन गई और अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने लगी, अपने छोटे छोटे सेना इकट्ठी करने लगी। और उस समय भारत में बात करें तो मुगल काल के जो शासक थे वो शासन कर रहे थे, और मराठा साम्राज्य था। तो मुख्यतः उस समय 3 बड़ी शक्ति थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो दूसरी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई, उन सबको हराकर अपना एक सर्वोच्च स्थान स्थापित कर दिया था। फिर मुगल काल था, जिसमें मुगल काल के शासक भारत में शासन कर रहे थे, और एक दक्षिण में एक मराठा साम्राज्य विकसित हो रहा था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, और दिल्ली में जो शासन करने वाले 1707 में औरंगजेब के उत्तराधिकारी बने, और वो कमजोर शासक साबित हुए। दरबार में गुटबंदी होने लगी, जिस गुट का सबसे ज्यादा प्रभुत्व होता वो शासक बनाता, और जो शासक बनता नाम मात्र का शासक था। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन से आई, उसको लगा कि जो दिल्ली का शासन है कमजोर होने लगा, आपसी धीरे धीरे राज्य अपने आप को स्वतंत्र करने लग गए। आपसी जो ऐसी राज्य थे और दूसरे राज्यों में आपसी युद्ध होने लगे, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ राजाओं को अपनी ओर ले लिया, और मुगल काल जो शासक थे उसके बीच में युद्ध हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगलों के बीच में युद्ध हुआ। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इस तरह धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी अपना दिल्ली पे अपना अधिकार जमा दिया। इस तरह मुगल पराजित हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वोच्च हो गई। फिर दक्षिण में मराठे विकसित होने लगे। मराठे तब पराजित हुए जब 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, और मराठों को काफी क्षति हुई। अब पता चल गया कि भारत में अब मराठे शासन नहीं कर सकते। अगर 1761 में जो पानीपत का युद्ध हुआ, अगर मराठे जीत जाते तो आज दिल्ली का प्रशासन मराठों के हाथ में होता, भारत में कभी भी अंग्रेज शासन नहीं कर पाते। तो 1761 में जो पानीपत का युद्ध हुआ, मराठे कमजोर हो गए, और इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना बना के दिल्ली पे अधिकार करके अपनी स्थिति मजबूत कर ली, और धीरे धीरे कई राजाओं में सहायक संधियां फिर धीरे धीरे कई राजाओं के मध्य सहायक संधियां कर ली, और शासन में हस्तक्षेप करने लगी, और अपनी उद्योग फैक्ट्री स्थापित करने लगी, और एक आम व्यक्ति की जीवन में भी हस्तक्षेप करने लगी। तो इस तरह 18वीं सदी तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सर्वोच्च सत्ता स्थापित कर ली थी। और हम देखेंगे कि किस तरह उन्होंने कृषि व उद्योग धंधे को प्रभावित किया। सबसे पहले तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले क्या स्थिति थी वो देखेंगे, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद की स्थिति देखेंगे, जिससे कि आपको सही ढंग से पता चल जाएगा और आप इनका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं।
सबसे पहले हम कृषि के बारे में देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले की स्थिति, उसमें कृषि में किसानों की अच्छी पकड़ थी और अच्छा उनको मुनाफा होता था। आजीविका का सबसे बड़ा स्रोत कृषि थी। उस समय किसान आत्मनिर्भर था, अच्छी फसल होती थी, एक कर के रूप में टैक्स या लगान दे देता और बचे हुए हिस्से को अपने परिवार का संचालन करने लग जाता। जब अकाल पड़ता तो भी उनको छूट मिलती थी, मतलब कि किसानों की स्थिति बहुत अच्छी थी। उस समय किसान एक लगान या टैक्स के रूप में देने के बाद में कुछ हिस्सा, बड़ा हिस्सा इनके पास बच जाता था, परिवार का सही ढंग से संचालन भी कर सकता था। एक किसान आत्मनिर्भर था। उस समय जब अकाल पड़ता तो भी उसको टैक्स में राहत देते थे। तो हम कह सकते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले किसानों की स्थिति अच्छी थी, किसान आत्मनिर्भर और स्वतंत्र था, अपने फैसले खुद ले सकता था, अकाल में छूट मिलती थी, अपने परिवार का सही ढंग से संचालन कर पाता है। तो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि 18वीं सदी में भारत की कृषि कैसी थी। तो आप इनकी पॉइंटों के माध्यम से कुछ अच्छा एक निबंध लिख सकते हो, 50 शब्द का भी कह सकता है या 200 शब्द का भी कह सकता है। आप इनकी पॉइंटों के माध्यम से एक अच्छा निबंध लिख सकते हो। आरएस मेंस में आपका ऐसा प्रश्न बन सकता है और यूपीएससी मेंस में भी आपके ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो किसानों की स्थिति अच्छी थी, किसान आत्मनिर्भर था, अपने सारे फैसले खुद लेता था। किसानों और जो साहूकार थे उनके बीच में अच्छे संबंध थे। अकाल पड़ने पर भी उनको टैक्स में एक विशेष प्रकार की छूट देते थे और एक बड़ा हिस्सा कृषि कार्य पर निर्भर था। पहले मानव को ध्यान में रखकर फसलों का उत्पादन होता था। जब भारत में अंग्रेज आए, अंग्रेजों का एकमात्र उद्देश्य था जितना धन या पैसा भारत से मिले अपने देश में भेजना, उनको मुनाफा कमाना। अगर इतिहास में बेवफाई का इतिहास लिखा जाता सबसे पहले कौन आएगा? अंग्रेज आएगा। तो अंग्रेजों का भारत में आने का एकमात्र उद्देश्य था ज्यादा से ज्यादा धन कमाना, उनको भारतीय लोगों से कोई मतलब नहीं था। तो 18वीं सदी में जब अंग्रेजों से पहले की में किसान अच्छा था, एकदम खुश रहता था, अच्छी फसल होती थी और अपने परिवार का सही ढंग से संचालन करता था। फिर जब आ गए अंग्रेज, तो अंग्रेजों ने बहुत टैक्स लगा दिए, उनको एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में देना पड़ता था। अकाल पड़ने पर भी उनको किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिलती थी। इस तरह किसान एक अपने फसल का बड़ा हिस्सा अंग्रेजों को दे देता था और अपने परिवार का सही ढंग से संचालन भी नहीं कर पाता था। अकाल पड़ने पर भी इनसे टैक्स लेता था और किसान टैक्स को चुकाने के लिए अपनी जमीन व्यक्तियों को गिरवी रख के देता और पैसे लेता था। और एक समय ऐसा आता कि किसानों की जमीन भी चली जाती। उस समय जब ऐसा होने लगा कि किसानों की जमीन साहूकार जब्त करने लगे, तो सरकार ने कानून भी बनाए जिसमें आपके काश्तकार अधिनियम थे, ऐसे कानून भी बनाए, पर वो कारगर सिद्ध नहीं हुए। तो किसानों की स्थिति कमजोर होने लगी। अकाल के समय उनको कुछ राहत नहीं मिलती थी और अंग्रेजों को जिसमें मुनाफा होता उस फसल को उत्पादन पे जोर देते और सभी किसान एक ही फसल का उत्पादन करने लगे। तो आपके उस समय बंगाल में जूट का निर्माण होता था, बर्मा आपके जो वर्तमान में म्यांमार, इसमें चावल का उत्पादन होता था। सब अलग अलग, मतलब कि किसानों को जिस फसल में मुनाफा होता सभी उस फसल को उत्पादन करना पड़ता, क्योंकि अंग्रेज दबाव डालते थे। अंग्रेज उनको गुलामों की तरह काम भी करवाते थे, नील की खेती करवाते थे, रबड़ की खेती करवाते थे। इन सबको गुलाम के तौर पे उनसे काम करवाया जाता था और भारत का किसान और गरीब होता जाता था। अकाल पड़ने पर भी इनको बड़ी मात्रा में टैक्स देना पड़ता था। साहूकारों के पास जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी। एक समय ऐसा आता साहूकारों के पास से जमीन किसान छुड़ा नहीं पाते थे। तो हम कह सकते थे कि उस समय की अंग्रेजों के आने के बाद स्थिति कमजोर होने लगी। पहले इस किसान मानव के उपयोग के लिए
फसल का उत्पादन करने लगे, अब व्यापार के लिए उत्पादन करने लगे। एक यहाँ से जो वस्तुओं का निर्माण होता था, इंग्लैंड में भी वस्तुएं जाती थी, परंतु उनको जितना पैसा था उनको मुनाफा नहीं देता था। इस तरह हम कह सकते हैं कि एक 18वीं शताब्दी में कृषि में पहले अच्छी व्यवस्था थी, फिर धीरे धीरे किसानों की स्थिति कमजोर होने लगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों के बाद में जो किसानों की ना अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगी, कई वर्गों का उदय होने लगा। किसान वर्ग, आपके साहूकार वर्ग, ऐसे अनेक वर्गों का उदय होने लगा। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्टर एक्ट के तहत निजी व्यापारियों को भी भारत में आने की परमिशन दी थी, जिससे कि दूसरे व्यापारी भी भारत में आए और अपना व्यवसाय करने लगे थे, और यहाँ से बड़ा कच्चा माल इंग्लैंड में जाता था। तो यहाँ से आरएस मैथ्स में आपका प्रश्न अच्छा बन सकता है कि 18वीं सदी में कृषि की व्यवस्था कैसे थी, या पूछ सकता है कि वाणिज्यकरण क्या था। वाणिज्यकरण का मतलब क्या होता है? कृषि में परिवर्तन होना वाणिज्यकरण होता है। कैसे परिवर्तन हुआ? पहले किसान मानव के उपयोग के लिए फसल का उत्पादन करने लगा, फिर मुनाफे के लिए, फिर अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार के लिए, वस्तु का विनिमय करने के लिए, व्यापार के लिए वस्तु अपने फसल का उत्पादन करने लगा, तो इसे वाणिज्यकरण भी कहते हैं। तो ऐसे कृषि का वाणिज्यकरण क्या था, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो मुख्यतः जो मैंने आपको की पॉइंट बताई, अगर आप इन की पॉइंटों के माध्यम से अच्छा लगभग 50 या 100 नंबर का आप अपना आंसर तैयार कर सकते थे। मुख्यतः से यहाँ से बन सकता है कि कृषि 18वीं सदी में कृषि की व्यवस्था किस प्रकार थी। तो आप लिख सकते हैं कि अंग्रेजों ने किसानों का शोषण किया था। किसान शोषण के बाद किसानों ने उनका विरोध भी किया था, परंतु वो सिद्ध नहीं हो पाया, क्योंकि अंग्रेजों ने उनके विद्रोह को दबा दिया था। तो मतलब आप अच्छे की पॉइंट के माध्यम से एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। ये तो हो गया आप कृषि। दूसरा आता है कि प्रश्न बन सकता है उद्योग धंधे। उद्योग धंधे में आप लिख सकते हैं कि उस समय सूती वस्त्र उद्योग था, हाथीदार का व्यापार होता था, कपड़ों का व्यापार होता था, शिल्प वालों की जो वस्तुएं बनती थी उसका व्यापार होता था। जब अंग्रेज यहाँ से क्या करते थे, कच्चा माल यहाँ से लेते, अपने देश भेजते, फिर उस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का दौर था। मशीनों से वो वस्तुओं का निर्माण होते वो वापस भारत में लेके आते थे। तो जो भारत में माल था, समझ लो कि वो यहाँ पे कोई एक वस्तु 15 रुपए में बिकती, तो अंग्रेज यहाँ से कोई वस्तु लेके मशीनों से तैयार करके जो वापस लाते थे ना, तो उस मशीनों से उस किसी एक वस्तु का मूल्य 25 रुपया हो जाता। तो अंग्रेजों को लगा भाई इनकी वस्तु 15 रुपए में बिकती है, हमारी वस्तु 25 रुपए में बिकती है, तो हमारी वस्तु कौन खरीदेगा? तो लोग इनकी वस्तु खरीदेंगे। तो लोगों ने क्या किया, इन पे टैक्स लगा दिया और इस वस्तु का मूल्य 30 रुपए कर दिया और अपनी वस्तु का मूल्य 25 रुपए कर दिया। इस तरह लोग तो ये 25 सस्ती होगी वही वस्तु खरीदेंगे। तो यहाँ से कुटीर उद्योगों का बंद होने लगे। जब कुटीर उद्योग में ऐसी चलने लग गई तो लोग कृषि में चले गए। कृषि में भी आपको पता है कि अंग्रेज जो शोषण करते थे, टैक्स बड़े मात्रा में वसूल करने लग जाते। तो कुटीर उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग धीरे धीरे समाप्त होने लगे। जब भारत का सूती वस्त्र बाहर जाता था इंग्लैंड में, तो भारत का जो वस्त्र था बहुत अच्छा था, लोग भारतीय वस्त्र को पसंद करते थे, दूसरे वस्त्र को पसंद नहीं करते थे। तो इंग्लैंड के जो व्यापारी थे वो भी ऑब्जेक्शन उठाने लगे कि भाई आप भारत का जो सूती वस्त्र लाके यहाँ पे बेचते हो, तो भारतीय का ही सूती वस्त्र बिकता, हमारे कोई वस्तु को खरीदता भी नहीं है। तो फिर भी भारतीय माल को अंग्रेजों ने बाहर विदेश इंग्लैंड में भेजना बंद करवा दिया। इस तरह कच्चे उद्योगों का धंधे का हरण होने लग गया और कई जो व्यापारी थे अपने कच्चे उद्योग को छोड़ कई और चले गए। तो जब उद्योग
कच्चे उद्योग जो अपने हस्तकला उद्योग थे, व्यापारी अपने घर में वस्तुओं को बना के बेचता था, जिससे भी अपने वस्तुओं का विक्रय करके अपने परिवार का भरण पोषण करने लगा। जब अंग्रेज आ गए और उस समय जब चार्टर एक्ट के तहत निजी व्यापारियों को भारत में परमिशन दे दी व्यापार करने के लिए, तो भी वो भी आगे बड़ी मात्रा में कच्चा माल मिल जाता था, वहां से मशीनों के माध्यम से तैयार होता है और वो भारत में बेच देते। भारतीय मार्केट बहुत सारा टैक्स लगा देते और अपने माल को कम मूल्य लगते, जिससे कि अच्छा मुनाफा कमा सकते। उनको भारतीय लोगों से कोई मतलब नहीं था कि भारतीय लोग को पैसे मिले या मुनाफा हुए, उनको अपने मुनाफे से था। भारतीय लोगों को गुलाम बनाकर काम करवाते थे और भारतीय लोग अपनी एक दिन का खाना भी नहीं सही ढंग से खा सकते थे, कई बीमारियों का शिकार हुए और मर गए। तो अंग्रेजों के आने के बाद में भारतीय लोगों का शोषण ही हुआ और वो शोषण देखने को कब मिला? 1857 के विद्रोह में। तो लगभग लोग शोषण का शिकार अंग्रेजों के आने के बाद में लगभग कमी, ये बहुत से कारण मान सकते थे। 1857 का विद्रोह का तत्कालीन कारण अपने चर्बी वाले कारतूस थे, परंतु जो उसके दीर्घकाल के कारण में भी आता है, उद्योग धंधे बंद हो गए, लोगों का रोजगार छिन गया। फिर जब वो अंग्रेज अपने सेना में भर्ती करने लगे तो यूरोपीय व्यक्ति से उनको कम पैसे देते थे, कृषि में उनका शोषण होने लगे। तो मतलब भारत का जो किसान था और वो जो छोटे व्यापारी थे, हमेशा उनका शोषण ही हुआ था। तो अब कह सकते हैं कि इसमें उद्योग धंधे के में अगर आपको प्रश्न आ जाए कि 18वीं शताब्दी में उद्योग धंधे क्या थे या 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों के आने पे उद्योग धंधे पे क्या प्रभाव पड़ा, तो हम पहले क्या लिखते थे कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत में अच्छे उद्योग धंधे थे, हाथी दांत का व्यापार होता था, अच्छी शिल्पकार अच्छी वस्तुओं का निर्माण होता था जो बाहर तक भी जाता था, अच्छा सूती कपड़ों के वस्त्र बनते थे। जब अंग्रेज भारत में आए तो अपने कच्चा माल यहाँ से लेके मशीनों के माध्यम से आधुनिक माल बना के बेचते थे। यहाँ के माल पे बहुत सा टैक्स लगा दिया, जिससे कि यहाँ के स्थानीय जनता उस माल को खरीद नहीं पाती थी। उद्योग धंधे धीरे धीरे बंद होने लगे, व्यक्तियों का शोषण होने लगे, कहीं से व्यापारी उद्योग धंधे छोड़कर किसी और व्यवसाय में लग गए। अंग्रेज गुलामों की तरह इनसे काम करवाते थे, कई लोगों का शोषण हुआ और कई बीमारियों तले वे मर गए थे। तो हम इन पॉइंटों के माध्यम से लिख सकते हैं। तो प्रश्न आपके आरएस मेंस में बन सकता है, तो 18वीं शताब्दी में किस प्रकार की कृषि थी, या ब्रिटिश सरकार 18वीं शताब्दी में कृषि पे कौन से परिवर्तन किए। आप ऐसे लिख सकते हो कि किस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिलते हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और उद्योग धंधे किस तरह प्रभावित हुए, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको यहाँ से प्रश्न आरएस मेंस या यूपीएससी मेंस में आएगा तो निबंध के रूप में आएगा, 50 शब्द या 100 शब्द के रूप में आपको दिए होंगे और आपको कहा जाएगी 18वीं शताब्दी में उद्योग धंधे किस प्रकार विकसित हुए, किस प्रकार अंग्रेजों ने उद्योग धंधे को वे शोषण किए या कृषि का शोषण किए या उनके बारे में कोई विशेषता बताए। तो आप इन की पॉइंटों के माध्यम से बता सकते हैं और आपका एक अच्छा आंसर तैयार हो जाएगा। तो आज के वीडियो इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।